मैं ये परिवार के पास जब मैं गया तो ये परिवार के अंदर ऐसा बोला इन्होंने कि हमारे पास कोई मर्द नहीं है, हमारे सारे मर्द जेल में है, ना हमारे लिए कोई भागने वाला है ना हमारी कोई मदद करने वाला हैगा। और हम तो छोटे छोटे बच्चों के समेत हम मर जाएंगे दवा पी के, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सब लूट के आएगा। और हमारे लोग जो बाहर आएंगे जिनको जो गलत तरीके से जेल में डाला हैगा ये ब्याजखोरों ने, अगर हमारे लोग बाहर आते तो दूसरे की भी जो लेन देन होती है वो भी अब हमारे पास नहीं है। हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा है, उसका नाम है मौत। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के सूरत की एक ऐसी जो एक घटना सामने आई है कि एक हंसता खेलता परिवार है जिनकी जीवन के अंदर एक अचानक से जो है तबाही आती है, और उस तबाही की वजह जो है ब्याजखोरों का आतंक। पिछले साल और पिछले महीनों से गुजरात के गृह मंत्री का एक ये मुहिम चला था कि ब्याजखोरों को जो है ख़त्म किया जाए और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्यवाही की जाए। लेकिन गुजरात की सूरत पुलिस कहीं ना कहीं गुजरात के जो है गृह मंत्री हर्ष संघवी के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है और ऐसे ब्याजखोरों को उनका मनोबल बढ़ा रही है कि इतनी सारी जो है सबूतें हैं, इतनी सारी वीडियोज़ है, इतनी सारी घटनाएं इनके सबूत के साथ पीड़ित परिवार जो है फरियादी उनके पास होती है, उसके बावजूद भी सूरत पुलिस FIR लेने से क्यों इनकार करती और सूरत पुलिस क्यों FIR नहीं करती। ऐसे समय पर जब सूरत पुलिस इनकी नहीं सुनती तो ये परिवार जो है जिनके अभी फ़िलहाल परिवार में तमाम जो पुरुष है, जो जेंट्स है, तमाम जेल में है, जेल की सलाखों के पीछे, हालांकि ये फरियादी है, उसके बावजूद भी ये परिवार गुजरात के अहमदाबाद गांधीनगर में आया है और यहाँ पर जो है DGP साहब को एक रजूआत करने आया कि गुजरात की सूरत पुलिस जो है हमारी इस रजूआत को सुन नहीं रही है। क्या कुछ हकीकत है और क्या वारदात है, सीधा हम परिवार से जानेंगे, सीधा हम उनकी बहन से बात करेंगे। ये ब्याजखोरों ने है ने खोटी FIR फड़ा के हमारे सारे जेंट्स लोगों को, मेरे पापा को, मेरे 2 भाई को, मेरे जीजा को, सबको है ने जेल में डाल दिया 1.5 महीने पहले ने। फिर इन लोगों ने दिवाली की रात में दुकान पे से ताले तोड़ के खुली लूट मचाई और हमने दिन दहाड़े उनको पकड़ा है लूट करते हुए और उनको लूट करते हुए, और उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमको जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने यूँ बोला कि हमारे तरफ से आप कोई भी एक्शन करोगे तो हम आपको आपके घर में भी नहीं रहने देंगे, आपकी दुकान तो लूटी है पर घर भी हम कब्जे कर लेंगे। तो आज हम बहुत ही तब हम डर गए और हमने सब जगह पे सूरत में गए पर हमको कहीं से कोई भी FIR नहीं फट रही है। और हम तो ऐसे नर्वस होके खुना पकड़ के बैठ गए थे रिश्तेदार के वहाँ पे कि हमको यूँ होता था कि हम मर ही जावे और हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। तब हमको ये बिलाल भाई मिले, इन्होंने हमको बोला कि ऐसी कोई ज़रूर नहीं है मरने की, मैं आपके साथ चलूँगा DG ऑफिस पे और अपने बात करेंगे। इन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमको यहाँ तक लाए, नहीं तो हम आज तो हम मर भी गए होते और कहीं पे होते, हमारे बच्चे भी रिखड़ जाते और हमारे जेंट्स जेल में है, हमारे पास कोई 1 रुपया भी नहीं है, हमको पूरा लूट के बर्बाद कर दिया। हमारे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं, हमारे रिश्तेदार हमको पाल रहे और हम उनके वहाँ रह रहे। और इन्होंने क्या खबर क्या चक्कर चलाया है कि मेरे 70 साल के पापा की भी जामीन नहीं हो रही है। अब हमको सबकी जामीन चाहिए और ये ब्याजखोर के तरफ से FIR फटनी चाहिए और ये लोग को ब्याजखोर जेल में होने चाहिए। आज ये निर्दोष जेल में है और ये ब्याजखोर जो दोषी है वो बाहर घूम रहे। तो ये तो न्याय नहीं है। मेरे को DJ सर ऊपर और अपने न्याय ऊपर बहुत भरोसा है कि वो अपने साथ न्याय करेंगे और न्याय होगा ही।
ये क्या पूरी घटना थी कि आपके पास जब ये ब्याज का पैसा लिया उसके बाद आपकी दुकान को लूटा गया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म वगैरह किया था? हाँ, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हमको पता चला कि आपकी दुकान में से फर्नीचर जा रहा है, तो हम गए वहाँ पे। हमने उन लोग को रोका, हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगी, बोला हमारा सामान दो, तो इन्होंने ना सुनी। तो हमने 100 नंबर पुलिस बुलाई, पुलिस ने हमको सपोर्ट दिया, 100 नंबर वाले पुलिस ने। और वो हमको मेदरपुरा भी ले गए, और वहाँ पे हमने चाबी मेदरपुरा के पुलिस स्टेशन में होने के बावजूद इन लोग को खोल के बैठे दुकान। तो वो तो अपने को समझ के बात की बात है कि जब पुलिस के पास चाबी हो तो वो किस तरह खोल सकते हो और किस तरह बैठ सकते हो। और सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि जब कोर्ट में केस चलता होवे तो ये कोई भी इंसान कोई की दुकान इस तरह लूट नहीं सकता है और तोड़ नहीं सकता है ताले। सबसे मेन पॉइंट यही है। पुरावे भी आपके पास है? हमारे पास सारे सबूत पुरावे हैं, और इन लोगों ने सर्वनाश कर दिया है हमारी दुकान का, और हमारे कैमरे की तोड़फोड़ करी। तो जब इंसान चोर ना हुए, लूट ना करनी हो, तो सबसे पहले इसने कैमरे क्यों तोड़े? और हमारा सब सबूत, हमारे डॉक्यूमेंट, हमारे ग्राहक के सब, वो सब कहाँ इसने डाले? अब हम हमारा गोल्ड, हमारे रोकड़ रकम, अब हमारे जेंट्स यूँ बोल रहे हैं कि हम बाहर आके क्या करेंगे और किस तरह जिएंगे अपने। हमको अब आज ऐसा है कि एक रोटी भी हमारे को, एक टाइम का भी खाने का भी हमको ये होता है कि हम किस तरह एडजस्ट करें, क्योंकि आज 2 महीने से हमारे जेंट्स लोग को झूठे केस में फंसा के इस तरह ये लोगों ने डाल दिया है जेल में। हाँ, उन लोग को यूँ बोल रहे हैं कि अब हम ऐसे यूँ हो गए ने कंटाल गए कि हमको यहाँ कुछ दे दो ऐसा कि हम यहीं पी के सो जावे। लोग भी ऐसे नर्वस हो गए और हम भी ऐसे नर्वस ही हो गए थे। पर आज इनका बिलाल भाई का आभार है कि हमको यहाँ पे लाए और हमको हिम्मत आई और हम आपके सामने खड़े। नहीं तो अभी तक हमारे तो अड्डे गुड्डे भी सड़ जाते, हम कब से मर जाते। लोगों ने हमको ऐसी धमकी दी ने तो हम बहुत डर गए। लोगों ने बोला हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपका घर बार सब लूट जाएंगे और आपको बेघर कर देंगे। चलिए, ऐसे समय पर जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, ऐसा एक फरिश्ता बनके बिलाल भाई एसडीपीआई से जो है नेता है एसडीपीआई से, और ऐसे समय पर इनकी मदद में उतरते हैं जब इनकी पास ये खबर पहुंचती है। क्या कुछ हकीकत है और क्या रजूआत की, कितना कुछ सुना गया आपको, और यहाँ से जाने के बाद कितना आपको जो है उम्मीद है कि आपको सुना जाएगा और आश्वासन? नहीं, देखो, उम्मीद तो हमारी हमेशा कायम है और उम्मीद रखनी भी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। एक्चुअली मैं ये परिवार के पास जब मैं गया तो ये परिवार के अंदर ऐसा बोला इन्होंने कि हमारे पास कोई मर्द नहीं है, हमारे सारे मर्द जेल में है, ना हमारे लिए कोई भागने वाला है, ना हमारी कोई मदद करने वाला हैगा। और हम तो छोटे छोटे बच्चों के समेत हम मर जाएंगे दवा पी के, अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, सब लूट के आएगा। और हमारे लोग जो बाहर आएंगे, जिनको जो गलत तरीके से जेल में डाला हैगा ये ब्याजखोरों ने, अगर हमारे लोग बाहर आते तो दूसरे की भी जो लेन देन होती है वो भी अब हमारे पास नहीं है। हम लोग के पास एक ही रास्ता बचा है, उसका नाम है मौत। मैं बोला ऐसा नहीं है, बहुत रास्ते बचे, आप चलिए, आपको मैं डीजीपी साहब से रूबरू कराता हूँ। और ऐसा नहीं है, अभी न्याय बाकी हैगा। वो अलग बात है कि हर्ष संघवी साहब जो हमारे सूरत के ही, और सूरत में इस तरह से आतंक हुआ है, ये ब्याजखोरों का आतंक इस तरह हुआ है। और शर्म की बात यह है कि अभी तक मेदरपुरा पुलिस ने FIR नहीं ली इनकी, ये शर्म की बात है कि। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे परिवार को न्याय दीजिए। और वहाँ पे उन्होंने CP में भी अर्जी दी, CP में अर्जी की, वहाँ पे भी उनको कुछ भी अभी तक कुछ भी मतलब उनका निकाल नहीं आया है। तो क्या ये लोग मरने की राह देख रहे हैं कि ऐसे लोग मर जाए ब्याजखोरों के तराश से? हम लोग इस ब्याजखोरों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और ऐसे जितने भी ब्याजखोर हैं उनकी तपास होनी चाहिए, उनकी सारी तरीके से संपत्ति की तपास होनी चाहिए कि ये ब्याजखोर कहाँ से इतना पैसा लाते हैं और क्यों ये लोगों को ब्याज इतना दे के, बमड़ा ब्याज बोलते हैं ना, डबल ब्याज, गुजराती में बोलते बमड़ू ब्याज, ये डबल ब्याज दे के लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। डबल ब्याज देके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सूदखोरों को, ये ब्याजखोरों को सज़ा देनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है कि सरकार से। और ये परिवार का अगर कल कुछ भी सभ्य कोई सदस्य अगर कुछ भी पगला उठाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सूरत पुलिस की रहेगी, ताकि सूरत पुलिस ने इनको सपोर्ट नहीं किया है। तो आज हम DGP साहब के वहाँ आए हैं और हमको आश्वासन है कि अब इनके ऊपर जाके कम से कम ये ब्याजखोरों पे कार्रवाई होगी और ये ब्याजखोरों के ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि दूसरी बार ऐसा बिना लाइसेंस से, बिना अनुमति से ब्याज लेना भी डरे और ब्याज से आतंक भी फैलाना डरे लोग, ऐसा हम चाहते हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई सूरत की पुलिस हो या कमिश्नर साहब हो या मेदरपुरा की पुलिस हो, हम आपसे भी यही आजीजाना गुजारिश करते हैं कि इन परिवार की सुने और वो ब्याजखोरों पे आप ब्याजखोरों को आप जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालें। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप कि जब
फरियादी को ही आरोपी बनाकर जेल में डाला गया। उसके बावजूद इनकी दुकान को लूटा गया, उसके बाद भी पुलिस आज भी इनकी एफआईआर नहीं ले रही। जी, यही तो शर्म की बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो तो तपास का विषय है। जैसे रजूआत तो हर लोग हमारे पास आते हैं, कुछ करते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है वो तो तपास का विषय हैगा, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन जैसा इन्होंने रजूआत करी वैसा हम बोल सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि हमारे परिवार पे गलत आरोप लगाया है। और इन्होंने बोला कि 5-6 साल से हमारे साथ ब्याज का जो 5-6 7 8 साल से चक्कर था, हम लोग ने ब्याज पे पैसे लिए थे और कंटिन्यू ब्याज पे पैसे दिए और अभी तक इतना दे दिया कि उसकी मूड़ी से भी डबल दे दिया हमने। तो उसके बाद भी इन्होंने कुछ जाके बोला पुलिस स्टेशन में कि भाई इस तरह से हमारे को ब्याज वाले सताते हैं। तो फिर वहाँ पे उनका कुछ सुलह पुलिस स्टेशन में कुछ ये भी हुआ इन दोनों का आमने सामने पार्टी का। उसके बाद जाके 4 महीने बाद फिर गलत एफआईआर करके इनके पूरे परिवार के जो भी मर्द जो भी है उन सबको जेल में डाल दिया। और अब इनका कहना ऐसा है, परिवार का कहना ऐसा है कि अभी ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपके घर भी लूट लेंगे, आप ये घर भी दे दीजिए हमें, नहीं तो और लोगों को हम जेल में डालेंगे, हम आपकी औरतें भी उठा लेंगे, इतनी हमारी ताकत है। बोला यहाँ पे तुम किधर भी जाओ कुछ भी नहीं होता, सूरत के अंदर सब हमारा चलता है, ऐसा आरोपियों का कहना है, ऐसा इनके परिवार का, ये पीड़ित परिवार का भी कहना है। चलिए, यहाँ पर 2 बहनें और भी हैं जिनके पति जेल में हैं। क्या कहोगे, कितना दुख है और इस घटना है आपको कि अब आपके जो है परिवार के लोगों को जामीन मिलेगी और आपको न्याय मिलेगा? और सरकार से क्या कहना चाहेंगे? वो सूरत से ही आते हैं और आप भी सूरत से। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अब हमको इंसाफ दो, क्योंकि हम अब बहुत ही कंटाल चुके हैं, बहुत थक गए हैं। सब छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेकर जाएं, और कोई हमारी फरियाद एफआईआर लिखने तो तैयार ही नहीं है कोई भी। और ये अबू बकर चांदी वाला व्याजखोर है, ये मोहम्मद अली चांदी वाला और ये फारूक ईसाब है चांदी वाला, इन व्याजखोरों पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए कि आज हम इस तरह पीड़ित है, कल के दूसरी कोई फैमिली भी इस तरह से पीड़ित ना हो। मैं अपील सरकार से क्या करूँगी? सरकार से यही अपील करूंगी कि हमें इंसाफ दे और गुनहगार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि इन्होंने हमको दिन दहाड़े हमारी दुकान लूट के हमको बिल्कुल बेसहारा कर दिया है और हम पर बहुत ही वो करा है, नाइंसाफ़ी करी है हमारे साथ। तो पुलिस के ये हमारी वो इल्तिजा है कि हमारी एफआईआर लिखे इनके खिलाफ और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें। और आपने पूरा जो रकम ली थी ब्याज की वो भी तो पूरी उनको दे चुके? हाँ, वो सब हम दे चुके हैं, सेटलमेंट भी हो गया था पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने। फिर भी 4 महीने बाद इन्होंने धोखे से मेरे हस्बैंड के और मेरे ननदोई के, उनके पप्पा के खिलाफ, सबके खिलाफ झूठा केस बनाकर पुलिस में इनको जेल में डाल दिया है और 2 महीने से इनकी जामीन भी नहीं हो रही है। और हमारी सरकार से ये इल्तिजा है कि असली गुनहगारों को सज़ा मिले और हमारे जो घर वाले बेकसूर हैं उनको छोड़ दिया जाए। जी, चलिए, अब सरकार से यही इल्तिजा है कि जो है गुनहगारों को पकड़ा जाए, सूरत पुलिस जो है कड़क कार्यवाही करे और एक तरफा कार्यवाही ना करे। असामाजिक तत्वों को इस तरह की अगर कार्यवाही होती है तो असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता है और दूसरी ऐसी वारदात को लोग अंजाम देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार आपके सामने है जो पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से जो है पीड़ित है और इनके जो पुरुष जो है फैमिली के लोग वो भी जेलों में हैं और अब तक जो है उनका जामीन नहीं हुआ है। यहाँ पर ये पहुँचे हैं। जी, एक्चुअली हम लोग अभी ये यहाँ पे रजूआत तो करी है, लेकिन हम आगे ईडी को और इनकम टैक्स को भी हम लोग लेटर लिखने वाले हैं कि ये ब्याजखोर इतना पैसा कहाँ से लाते हैं, ये इनकम टैक्स और ईडी के नज़र से बाहर है क्या, तो इनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए कि ये इतना पैसा कहाँ से लाए, किस तरह से लाए। और ये अभी तो एक ही परिवार ऐसा सामने आया है, बहुत से परिवार ऐसे जो सामने नहीं आते हैं कि, तो हम ऐसे परिवार को भी बोलते हैं कि ऐसा अगर कुछ आपके साथ में घटना घटती है तो आप थकना मत और आप डरना मत, आप पुलिस स्टेशन जाओ। अगर आपके वहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं आपकी सुनता है तो आप डीजीपी साहब के पास भी आओ। डीजीपी साहब ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया हमको, तो हम यही कहते हैं कि कोई इससे गलत कदम ना उठाए, ऐसा ना करे कि हम जान दे देंगे, ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। न्याय है हमारे देश में, न्याय बचा हुआ हैगा। आप आइए पुलिस स्टेशन में जाइए, पुलिस स्टेशन में ना सुने तो एसपी में जाइए, एसपी में ना सुने तो कमिश्नर में ना सुने तो डीजीपी साहब के पास भी आइए, आपकी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाइए जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, ये हम कहना चाहते हैं। जी, चलिए, एक बढ़िया सा मैसेज दिया गया यहाँ पर और ये भी कहा गया कि फारूक चांदीवाला से अगर कोई पीड़ित है और कोई ऐसे परिवार है जिन्होंने पैसा लिया है ब्याज पर और इन्हीं के जैसा उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है,
तो वो सामने आए और एफआईआर करे। पुलिस जो है अब सुनेगी और न्याय तरफ जो है देखा जाएगा इस मामले को। लेकिन ये परिवार का भी ये कहना है, सूरत के लोगों का भी यही कहना है कि जिस तरह से हर्ष संघवी ने सूरत में कार्रवाई की थी गणेश पंडाल पर जब पत्थर हुआ था, उसके बाद जब हर्ष संघवी ने ये आदेश दिए थे कि सुबह की सूरज की किरण निकलने से पहले आरोपियों को पकड़ा जाएगा, आज भी लोगों को, सूरत के लोगों को यही उम्मीद है कि क्या ऐसे ये आरोपी को भी इसी तरह से जल्द पकड़ा जाएगा कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ के पीड़ित परिवार जो है उनको उम्मीद तो यही है कि वो सूरत से आते हैं और हर्ष संघवी भी सूरत से ही है, तो कहीं ना कहीं इनकी उम्मीदों में जो है दुगनी बढ़ोतरी हो सकती है अगर हर्ष संघवी ऐसे मामले को देखे। अभी तो डीजीपी साहब ने पूरी तरह से इस मामले को सुना है और सूरत पुलिस उम्मीद है इन्हें कि कहीं ना कहीं इनकी जो है मामले को सुनेगी।